मंच पर आसीन राजनीति विज्ञान के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिकार हसन सर, हिमांशु सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा आज का विषय प्लेटो है। मैक्सी के कथनानुसार सुकरात ने प्लेटो के रूप में फिर शरीर धारण किया। प्लेटो महान अन्वेषक सुकरात के साहित्यिक और दार्शनिक कार्यों को पूरा करने के लिए इस धरा पर जन्म लिया था। हम देखते हैं ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी प्राचीन यूनान के लिए एक क्लासिकल युग साबित हुई और मानव इतिहास के लिए गौरवशाली युग साबित हुआ, क्योंकि इस युग में सिकंदर जैसे महान शासक और पैराक्लीस जैसे प्रजातांत्रिक नेताओं के जन्म के साथ साथ ही सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिक भी पैदा हुए। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक था। उसका सर्वमान्य सिद्धांत है आदर्श राज्य का सिद्धांत। हम देखते हैं प्लेटो के समय 30 आताताइयों का शासन था और लॉटरी के माध्यम से इनका चयन होता था, जिसके परिणाम स्वरूप कई अशिक्षित, असभ्य और एक तरीके से मतलब बिना पढ़े लिखे शासक उस कुर्सी पर बैठ जाते थे और अपने भौतिक सुखों के लिए शासन का इस्तेमाल करते थे और समाज कल्याण को एक साइड रखकर अपना भौतिक सुख परिप्रेक्ष्य पहले देखते थे और शासन और शासन करने की कला में बिल्कुल अशक्त थे। उसी के तहत वह आदर्श राज की स्थापना करना चाहता है और वह कहता है कि आदर्श राज के भव्य भवन के निर्माण में मैं न्याय के शासन को आधारशिला, शिक्षा तथा साम्यवाद के सिद्धांत को आधार स्तंभ मानकर यह कल्पना करता हूं कि एक ऐसे राज्य की स्थापना हो जिसका दार्शनिक राजा उसका शासन करे और वह सुख सुविधाओं से परे होकर सत्यनिष्ठा से काम करे और सदृढ़ता और सत्य के प्रति अपना रुझान ज्यादा रखे। इसी के तहत वह न्याय सिद्धांत की कल्पना करता है। वह कहता है कि थ्रेसिमेकस, पोलीमार्कस, ग्लूकॉन, ये तीनों विचारक जो सिद्धांत की बात करते हैं न्याय के प्रति, वह एक ही है। वह ये तीनों विचारक जो न्याय को मानते हैं वह वस्तु मानते हैं। इसके विपरीत प्लेटो इस बात का खंडन करता है कि न्याय अंतरात्मा की वस्तु है। प्लेटो कहता है कि मानव आत्मा की स्थिति और मानव स्वभाव के प्रति मांग यही न्याय है। इस पे डेविड ह्यूम कहते हैं कि हम सभी के लिए नैतिकता ही प्लेटो के लिए न्याय है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के अनुसार 3 तत्व बताए हैं। पहला दार्शनिक या विवेक, दूसरा साहस या शौर्य, तीसरा तृष्णा या उत्पादन। वह कहता है कि ये तीनों तत्व जिस व्यक्ति के अंदर उचित अनुपात में उसके मस्तिष्क में होते हैं वह एक अच्छे न्याय की स्थापना कर सकता है और एक आदर्श राज की कल्पना कर सकता है। इसी के तहत वह शिक्षा सिद्धांत देता है। हम देखते हैं कि उस समय के यूनान में 2 तरीके की शिक्षा प्रणाली थी, एक एथेंस की शिक्षा प्रणाली और एक स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। क्योंकि प्लेटो पर स्पार्टा कई बार एथेंस को अपने हरा देता था, तो प्लेटो पर इस बात का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि उसकी शिक्षा प्रणाली में क्या है और हम किस बात से पीछे रह जाते हैं। तो उसने ये देखा कि वहां की जो सैनिक शिक्षा थी वो बहुत दृढ़ और अच्छी व्यवस्था थी। इसी तरह वह शिक्षा सिद्धांत की कल्पना करता हुआ कहता है कि 6 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक उसको प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा में शास्त्रीय संगीत, व्यायाम और उसको कौशल सिखाया जाएगा जिससे वह दृढ़ हो सके और अपने मस्तिष्क का विकास कर सके। 18 वर्ष से लेके 20 वर्ष यानी 2 वर्ष के लिए उसको सैनिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा जिससे कि वह एक अच्छा सैनिक बन सके। उसके बाद एक परीक्षा कराई जाएगी, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा वह आगे की उच्च शिक्षा के लिए बाध्य हो जाएगा और जो अनुत्तीर्ण हो जाएगा वो उत्पादक वर्ग में यानी तृष्णा वर्ग में शामिल हो जाएगा। उसके बाद 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक उसकी उच्च शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा 30 वर्ष के बाद एक परीक्षा कराई जाएगी, जो उस परीक्षा में पास हो जाएगा वह आगे की शिक्षा के लिए बाध्य हो जाएगा और जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वह सैनिक वर्ग में शामिल हो जाएगा। उसके बाद 30 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक दर्शन शास्त्र का ज्ञान उसे दिया जाएगा और 35 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक उसे सामाजिक व्यवहारिक कौशल सिखाया जाएगा और शासन करने की कला में निपुण बनाया जाएगा। इतने लंबे समय अंतराल के बाद एक व्यक्ति एक अच्छा दार्शनिक राजा बन सकता है। प्लेटो इसी बात का तो खंडन करते हैं कि जब एक 50 वर्ष का व्यक्ति एक दार्शनिक राजा बन सकता है तो लाटरी माध्यम कैसे सही हो सकता है, अशिक्षित व्यक्ति कैसे उस कुर्सी पर बैठने के योग्य है। इसी बात का प्लेटो खंडन करते हैं और वे कहते हैं कि जो अभिभावक वर्ग है हमारा यानी दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, उसे कुछ साम्यवाद दिए, साम्यवाद का सिद्धांत दिया। साम्यवाद में वो 2 तरीके का साम्यवाद बताता है, एक स्त्री विषयक साम्यवाद और एक संपत्ति विषयक साम्यवाद। वह स्त्री विषयक साम्यवाद में कहता है कि जो हमारा अभिभावक वर्ग है यानी दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, उसे स्त्री रखने का कोई अधिकार नहीं है।
मतलब अगर वह स्त्री और परिवार में पड़ जाएगा तो वह समाज कल्याण नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं से अपने परिवार का पोषण पहले करेगा और समाज कल्याण बाद में। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि हमें इस दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग को स्त्री रखने का अधिकार नहीं है। अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब स्त्री नहीं रखेंगे तो वो वृद्धि कैसे होगी, संसार आगे कैसे चलेगा, क्योंकि ये संसार का नियम ही है परिवार पोषण और आगे के मतलब आगे वंश बढ़ाना। तो उस प्रकार उसने ये प्रावधान किया कि जो भी एंटीलेक्चुअल वर्ग हुआ यानी दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग उन्हीं के समान जो स्त्रियां भी एंटीलेक्चुअल होगी, उन दोनों का शारीरिक संबंध बनाकर जो संतान उत्पत्ति होगी वह राज को सौंप दिया जाएगा, जिससे कि उस समय का जो वृद्धि है वो आगे बढ़ चुके। और वो दूसरी बात करता है संपत्ति विषयक साम्यवाद। वह यह कहता है कि जो दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग है उसे संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है, उसे सामान्य शयन कक्षों में सोना चाहिए और सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए। इन दोनों के परे जो उत्पादक वर्ग है ये दोनों चीजें रख सकता है। थैंक यू।